हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 सामाजिक विज्ञान में इतिहास का चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम गुप्त काल, उसकी विजय एवं राज्य विस्तार के बारे में जानेंगे। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, कौन कौन से महान शासक हुए थे और गुप्त काल का पतन कैसे हुआ था, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे अपने इस लेसन में। तो गुप्त साम्राज्य के मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली? तो ये मिली हमें अभिलेख, प्रयागराज और सांची अभिलेख से, भूमि संबंधी दस्तावेजों से, सिक्के, साहित्यिक रचनाएं, चीनी यात्री फाहियान और संस्कृत के महान विद्वान कालिदास के ग्रंथों से। मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात, यानी कि मौर्य साम्राज्य के समाप्त होने के पश्चात उत्तरी भारत में कुषाणों और दक्षिण भारत में सातवाहनों का साम्राज्य स्थापित हो गया। ये दोनों साम्राज्य जो है 3री शताब्दी ईस्वी में समाप्त हो गए। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई। इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर स्थानीय शासकों तथा सामंतों ने अपने क्षेत्रों को छोटे छोटे राज्यों के रूप में संगठित करना आरंभ कर दिया और इसी समय श्रीगुप्त ने मगध में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। किसने? श्रीगुप्त ने मगध में। उन्होंने महाराज की उपाधि धारण करके सन 280 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र घटोत्कच ने सन 319 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने पाटलिपुत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्र से साम्राज्य की शुरुआत की, लेकिन इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इस वंश के शासकों ने छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों को अपने अधीन करके भारतवर्ष को राजनीतिक सूत्र में बांधा और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। इस वंश के शासनकाल में हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की। देश का गौरव जो है वो दूर दूर तक फैला। भारतीय इतिहास में यह काल जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस वंश के प्रमुख शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और बुधगुप्त आदि। अब हम जानते हैं गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। तो सबसे पहले है चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बने। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपने राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ यानी कि मजबूत बनाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने बंगाल, बिहार, अवध और प्रयागराज आदि क्षेत्रों को अपने अधीन करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने सन 335 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही कुमार देवी के पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। गुप्त संवत शुरू करने का श्रेय भी चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया जाता है। अब है उसके बाद समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर बैठे। वे निसंदेह एक महान विजेता थे। उन्होंने अपनी योग्यता और बाहुबल से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। प्रयागराज स्थित स्तंभ लेख में उनकी सैकड़ों युद्धों में भाग लेने में दक्ष कहकर प्रशंसा की गई है। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कला और साहित्य की उन्नति में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। उनकी विजय अभियान जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहले उत्तर भारत की विजय। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में 2 बार आक्रमण किया था। 3 शासकों अच्युत नागसेन और कोटकुलज को संयुक्त रूप से यानी कि एक साथ पराजित किया और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आक्रमण के पश्चात समुद्रगुप्त दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने चले गए और इसी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर भारत के 9 राजाओं ने समुद्रगुप्त के विरुद्ध संघ बनाने का
निश्चय किया। इनमें रुद्रदेव का शासन बुंदेलखंड, अच्युत का बरेली, नागसेन का ग्वालियर, गणपति नाग का मथुरा, मातिल का बुलंदशहर, चंद्रवर्मन का बंगाल, बलवर्मा का असम, नंदीनाग का मध्य भारत व नागदत्त का मध्य प्रदेश में था। समुद्रगुप्त ने इन सभी राजाओं को कौशाम्बी नामक स्थान पर पराजित कर इनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद है दक्षिण भारत की विजय। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त उत्तर भारत के विजय अभियान के पश्चात दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई और इस विजय अभियान में उन्होंने 12 शासकों को पराजित किया। इस अभियान के लिए उन्हें 4800 किलोमीटर की दूरी जो थी वो जंगलों से होकर तय करनी पड़ी थी। समुद्रगुप्त ने अपनी कुशलता एवं उच्च कोटि की नेतृत्व अक्षमता से अपने दक्षिण भारत की विजय अभियान को पूरा किया। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित राजाओं व उनके राज्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ये वो सभी राजा है जो समुद्रगुप्त से हार गए थे। ये इनका राज्य है और उनका राज्य जो है वो कहां तक फेल है। उसके बाद है दक्षिण भारत के उपरोक्त राजाओं द्वारा समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने के पश्चात उन्हें उनके राज्य वापस कर दिए गए थे, क्योंकि आधुनिक संचार संसाधनों के अभाव के कारण प्रत्यक्ष शासन संभव नहीं था। यहाँ पे आप ये येलो कलर में देख सकते हैं कि ये सारा उसका राज्य था, यानी कि उसके अधीन जो राज्य था। उसके बाद है विंध्य तथा आटविक राज्यों पर विजय। विंध्याचल प्रदेश में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे। समुद्रगुप्त ने आक्रमण करके उन्हें पराजित किया व अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। सीमांत राज्यों पर विजय, यानी कि सीमा के जो निकट राज्य लगते थे। विंध्य तथा आटविक राज्यों को जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने अपने राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाओं पर स्थित राज्यों को जीतने के लिए अभियान चलाया और इन राज्यों ने बड़ी सरलता से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब ये है वो राज्य जो पश्चिमी सीमा पर स्थित थे, जो विजय किए थे। ये 9 गणराज्य है और ये इनका क्षेत्र है कि उनका राज्यों का क्षेत्र जो था वो कहाँ तक फैला हुआ था। उसके बाद है पूर्वी सीमा पर स्थित 5 राज्य थे और ये इनका क्षेत्र है। बढ़ती शक्ति से प्रभावित होकर अनेक विदेशी शासकों ने उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे और इनमें कुषाण व शक शासकों के अतिरिक्त लंका, जावा, सुमात्रा और मलाया के शासक प्रमुख थे। यज्ञ। समुद्रगुप्त ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ किया। उसने अपने नाम से विभिन्न सिक्के जारी किए थे। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त ने दर्शन, धर्म, राजनीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया था, यानी कि पढ़ाई की थी। वह न केवल एक महान विजेता था बल्कि एक योग्य, निष्पक्ष, न्यायप्रिय शासक भी था। उसने कला व साहित्य से बहुत प्रेम था। वह उच्च कोटि का विद्वान और कवि भी था। 375 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी और 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त इतना महत्वपूर्ण शासक था कि उसकी वीरता के कारण यूरोपियन इतिहासकार उसके नाम के साथ नेपोलियन का नाम जोड़ते हैं। यद्यपि यानी कि फिर भी समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो थी, यानी कि जो उसने प्राप्त किया था, वो उससे भी कहीं अधिक था और वह नेपोलियन से लगभग 1000 वर्ष यानी कि 1000 साल पहले हुआ था। इसलिए फ्रांसीसी शासक जो है नेपोलियन को फ्रांसीसी समुद्रगुप्त भी कहा जा सकता। विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र था रामगुप्त, वह शासक बना था। 380 ईस्वी में शकों से अपमानजनक संधि करने के कारण उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी और शासक बनकर गुप्त वंश के सिकुड़ते हुए यानी कि छोटे होते हुए साम्राज्य को फिर से अपने पिता की तरह विस्तार देना शुरू कर दिया था।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने विभिन्न शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया, यानी कि मजबूत किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध भी किए और इसी कारण उनकी ख्याति जो थी, प्रसिद्धि जो थी, एक महान विजेता के रूप में दूर दूर तक फैल गई थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय। शकों एवं कुषाणों पर विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा, गुजरात, काठियावाड़ क्षेत्रों में शकों एवं कुषाणों का दमन किया। उन्होंने वाकाटक नरेश की सहायता से 21 शक राजाओं पर आक्रमण किया। वह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा और अंत में शकों की पराजय हुई। शक शासक रुद्र सिंह तृतीय जो था वो मारा गया था और इसी के साथ उन्होंने अवंती के कुषाणों का भी दमन किया था। इस विजय अभियान के परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य की सीमाएं जो है वो अरब सागर को छूने लगी। इस विजय अभियान के बाद उन्होंने विक्रमादित्य यानी कि सूरवीरता का सूर्य तथा शकारी, शकों का नाश करने वाला की उपाधि धारण की थी। उसके बाद है बंग के सरदारों का दमन। बंगाल में कुछ सामंत एवं सरदारों ने विद्रोह कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए यह असहनीय था और इसलिए उसने बंगाल पर आक्रमण करके विद्रोही सरदारों का दमन किया और उस प्रदेश पर पुनः अधिकार कर लिया था। उसके बाद है बल्ख की विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में फैली वाहलिक जाति को पराजित किया। यह 7 शाखाओं में फैली विदेशी जाति थी। उसने इनका दमन करके पंजाब के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। यह हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि शक जो है वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। पश्चिमी चीन की यूची जाति ने शकों को उनकी मातृभूमि कौन सी मध्य एशिया से भगा दिया था। शक जो थे पहले दक्षिण अफगानिस्तान में बसे और बाद में उन्होंने वहां से धीरे धीरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। फाहियान एक चीनी यात्री था। वह भारत में किस लिए आया था? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को प्राप्त करने और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों की यात्रा करने के उद्देश्य से वो भारत आया था। वह भारत में 399 से 414 ईस्वी तक रहा, यानी कि तकरीबन 15 साल तक। और उसने भारत के संबंध में फो कुओ की नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा? फो कुओ की। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, काल्पनिक पिक्चर है ये, चीनी यात्री फाहियान की, और ये है कालिदास, संस्कृत के महान विद्वान थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 380 ईस्वी से 414 ईस्वी तक शासन किया था और इनके शासनकाल में भारत खूब समृद्ध हुआ। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार दूर दूर तक किया था। उसके समय में गुप्त साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से पश्चिम में अरब सागर तक फैली हुई थी। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि के साथ साथ सिंह विक्रम, सिंह चंद्र, विक्रमांक, देवराज आदि उपाधियां भी धारण की। उसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक अच्छे विजेता होने के साथ साथ अपने पिता की तरह ही कुशल शासन प्रबंधक भी थे। उसका शासन प्रबंध धर्म शास्त्रों पर आधारित और जन कल्याणकारी था। चीनी यात्री फाहियान भी उसके शासनकाल में भारत आया था। कालिदास जैसे महान कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाने के लिए शक्तिशाली राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने स्वयं नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया। कालांतर में यानी कि कुछ समय बाद उसने वाकाटक राजा रुद्रदेव द्वितीय के साथ अपनी कन्या प्रभावती का विवाह किया और कुंतल राजा की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह किया। इन विवाह संबंधों के कारण उसकी ख्याति यानी कि प्रसिद्धि में वृद्धि हुई। उसके बाद है कुमारगुप्त। 414 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा। वह पट्टम महादेवी ध्रुव देवी का पुत्र था। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की तथा अश्वमेध यज्ञ भी किया।
कुमारगुप्त का सौभाग्य था कि उसे कोई भी युद्ध नहीं करना पड़ा। उसके शासनकाल में शांति, स्थिरता और सुव्यवस्था बनी रही। उसने विभिन्न प्रकार के सोने चांदी के सिक्के भी चलाए। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने सन 455 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासन के अंतिम वर्षों में पुष्यभूतियों ने आक्रमण कर दिया था, लेकिन उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने उन्हें बुरी तरह से पराजित कर दिया था। उसके बाद है स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो स्कंदगुप्त है वह गद्दी पर बैठा। वह कुशल राजनीतिज्ञ और वीर योद्धा था। वह अपने पिता के शासनकाल में ही पुष्यभूतियों के भयंकर विद्रोह को दबाकर अपनी वीरता का प्रमाण दे चुका था। उसके शासनकाल में संघर्षों की भरमार रही। उसकी सबसे अधिक परेशानी मध्य एशियाई बर्बर जाति हुण ने बढ़ाई। स्कंदगुप्त ने अपने रण कौशल का परिचय देते हुए हुणों को करारी शिकस्त दी। ये क्या है यहाँ पे, हुण क्या थे? हुण जो थे वो मध्य एशिया के बर्बर लोग थे। उन्होंने स्कंदगुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। तोरमान और मिहिर कुल के नेतृत्व में हुण शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी। हाँ जी, और जिसके कारण अगले 50 वर्षों तक हुणों को भारत की सीमा से दूर रहना पड़ा स्कंदगुप्त से हार जाने के बाद। इसके बाद उसके छोटे चाचा गोविंद गुप्त ने मालवा में किए गए विद्रोह को दबाया। उसने कुछ क्षेत्रों के सामंती विद्रोहों को भी आसानी से दबाया। हुणों को पराजित करने के बाद उन्होंने भीतरी यानी कि गाजीपुर जिले नामक गांव में विष्णु स्तंभ भी बनवाया। स्कंदगुप्त ने अपने शासन काल में सौराष्ट्र काठियावाड़ में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। यानी कि सुदर्शन झील जो है वो किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रांतीय गवर्नर प्रणदत्त ने स्कंदगुप्त के आदेशानुसार इस झील का जीर्णोद्धार करवाया। उसके तट पर भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। किसका? भगवान विष्णु का। स्कंदगुप्त अपनी वीरता, जन कल्याण की भावना एवं चारित्रिक अच्छाई के लिए विख्यात था। उसकी तुलना धर्मराज युधिष्ठिर से करके परहितकारी बतलाया गया है। स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हो गई। उसके पश्चात गुप्त शासकों में कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो गुप्त साम्राज्य की एकता और अखंडता को बनाए रख सके, जिसके कारण महान गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। स्कंदगुप्त के बाद कई शासक बने, जैसे पुरुगुप्त, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त, भानुगुप्त आदि। परंतु समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाहुबल से निर्मित गुप्त साम्राज्य गर्त में डूब गया। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त शासकों ने साम्राज्य को विकास की ऊंचाइयों तक तो पहुंचाया, परंतु संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में भी बांधा। पूरे भारत में शांति एवं खुशहाली थी। विदेशों से भारत के अच्छे संबंध थे। गुप्त काल में भारत ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति की और पूरी दुनिया में भारत की समृद्धि का परचम लहराने लगा। आर्यभट्ट, ब्राह्मी, ब्रह्मगुप्त, वाग्भट जैसे महान विज्ञानी जो थे वो भी गुप्त काल को विकास की चरम सीमा पर ले गए। इस काल में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार हुआ। कृषक तथा साधारण जनता प्रसन्न थी, अपराध कम थे। उस समय कला एवं संस्कृति के क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई। ये पिक्चर है आर्यभट्ट, व्राहमिर, मिहिर, ब्रह्मगुप्त और वाग्भट। हाँ जी, गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, अब हम ये जानेंगे। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगा और इसके कारण क्या थे?
प्रांतीय गवर्नरों का विद्रोह, केंद्र यानी कि शासक के कमजोर होने के कारण प्रांतीय जो गवर्नर थे वो अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर देते थे और इन विद्रोहों को दबाने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। ये विद्रोह जो पतन के कारण बने। कमजोर उत्तराधिकारी, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद सभी गुप्त उत्तराधिकारी जो थे वो निर्बल यानी कि कमजोर सिद्ध हुए और उनसे विशाल साम्राज्य का संचालन नहीं हो सका। आंतरिक कलह, गुप्त वंश के उत्तराधिकारियों में स्कंदगुप्त के बाद गद्दी पर बैठने के लिए भी आपसी झगड़े निरंतर बढ़ने लगे। एक दूसरे को दुर्बल करने का प्रयास किया जाने लगा। हुणों के आक्रमण, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुणों के आक्रमण जो थे वो भी निरंतर बढ़ गए, जिससे आर्थिक हानि हुई और ये आक्रमण जो है साम्राज्य के पतन का कारण बने। साम्राज्य का विशाल यानी कि बड़ा होना, उस समय संसाधनों की कमी थी और साम्राज्य का क्षेत्र विशाल था, जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था सही समय पर सही जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। अन्य कारण कौन कौन से थे? विदेशी आक्रमण, दंड व्यवस्था का उचित प्रबंध न होना और उत्तराधिकारी के नियमों का अभाव होने के कारण गुप्त साम्राज्य पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया और यह साम्राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ये वही कारण है सारे गुप्त साम्राज्य के पतन के। और इसी प्रकार श्रीगुप्त द्वारा स्थापित छोटे से गुप्त साम्राज्य को चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे योग्य, वीर और महान शासकों ने अपनी योग्यता से अनेक विजयों के द्वारा विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। किसको? गुप्त साम्राज्य को। और भारत को उन्नति के लिए एक सूत्र में बांधने विशेष श्रेय जो है वो गुप्त वंश को प्राप्त है। शक्तिशाली गुप्त सम्राटों ने भारत का नाम विश्व में चमकाया। अनेक क्षेत्रों में जो योगदान गुप्त वंश का रहा है, शायद ही अन्य किसी वंश ने यह गौरव प्राप्त किया हो। स्कंदगुप्त के बाद सभी गुप्त शासक जो थे वो अयोग्य और कायर थे, जिससे एकता व अखंडता को धक्का लगा। आंतरिक कलह, विद्रोह के होने लगे और बार बार विदेशी आक्रमण होने लगे, जिससे यह विशाल साम्राज्य जो था वो समाप्त हो गया। ये है गुप्त काल के कुछ महान शासक, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। अब जानते हैं कि हमने कितना सीखा। सही उत्तर छांटे। शक कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? कुमार देवी से विवाह करके अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के तट पर किसका मंदिर बनवाया था? भगवान विष्णु का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास। चीनी यात्री फाहियान भारत में कब आया था? 399 से 414 ईस्वी तक रहा था ये भारत में। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। डैश ने गुप्त वंश संवत आरंभ किया। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत आरंभ किया। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के शासक ने हुणों को बुरी तरह पराजित किया। किसने किया था? कौन सा शासक था? स्कंदगुप्त। इसने हुणों को बुरी तरह से पराजित किया था और फिर अगले 50 सालों तक हुण जो थे वो भारत से दूर रहे थे। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील की मुरम्मत करवाई। मिलान करे। हुण कौन थे? हुण मध्य एशिया की बर्बर जाति के लोग थे। कालिदास कौन था? कालिदास महान संस्कृत नाटककार था। आर्यभट्ट एक महान वैज्ञानिक था। फाहियान कौन था भाई? फाहियान एक चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने शकारी की उपाधि धारण की थी शकों को पराजित करके। नेक्स्ट हमारा
निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाए। तो समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत विजय अभियान में 7 राजाओं को हराया था। ये गलत है क्योंकि इसने 7 को नहीं 12 राजाओं को हराया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार गुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो ये भी गलत है क्योंकि इसने कुमार गुप्त को नहीं समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। नेक्स्ट हमारा थर्ड, स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित करने के बाद भीतरी गांव में विष्णु स्तंभ बनवाया। तो ये बिल्कुल सही है। तोरमान और मिहिर कुल के नेतृत्व में हुण शक्ति अपने चरम सीमा पर थी। ये भी सही है। समुद्रगुप्त ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट हमारे लघु क्वेश्चन, इन्हीं 2 शासकों के नाम लिखो। तो ये हम विस्तार से देखते हैं यहाँ पे। तो गुप्त वंश के किन्हीं 2 शासकों के नाम है चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। आप किन्हीं भी 2 शासकों के नाम लिख सकते हैं। समुद्रगुप्त कितने युद्धों का विजेता था? 100 युद्धों का। और महाराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक का नाम था श्रीगुप्त। गुप्त काल के किन्हीं 4 वैज्ञानिकों के नाम बताए। तो ये है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और वाग्भट। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय भारत में आया? तो ये कब आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया। उनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो उनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है फोक वो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आइए विचार करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, तर्क सहित सिद्ध करें। तो गुप्त काल को किस लिए कहते हैं? कुशल शासन प्रबंध, पहला कारण है ये। गुप्त शासकों ने अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के साथ साथ एक अच्छी शासन व्यवस्था भी की थी। उन्होंने इस साम्राज्य को उत्तम ढंग से चलाने के लिए अनेक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया इसको, और इन प्रशासनिक इकाइयों से संबंधित जो अधिकारी थे इनके, वे अपनी जिम्मेदारियों का पालन बड़ी ईमानदारी से करते थे। सेकंड पॉइंट है हमारा शिक्षा का विकास। गुप्त काल में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और यह विश्वविद्यालय प्राचीन काल में विश्व का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का केंद्र था। यहीं पर भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। वल्लभी विश्वविद्यालय का स्थान नालंदा के बाद आता है। उस समय शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्रों के रूप में पाटलिपुत्र, तक्षशिला, मथुरा, काशी में उज्जैन अपनी पहचान बना चुके थे। इन शिक्षण संस्थानों में धर्मशास्त्र, वैदिक साहित्य, न्याय, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण, गणित, पुराण, तर्क, राजनीति, इतिहास व व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। ये इतने नाम याद ना रहे तो आप 4-5 नाम भी लेके काम चला सकते हैं, जैसे न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूर्ति कला एवं चित्रकला। तो इस काल में मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र प्रसिद्ध मूर्ति कला के केंद्र थे। इनमें मथुरा सबसे महत्वपूर्ण था, जो पूरे उत्तर भारत में मूर्ति शिल्प कला केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका था, यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। गुप्त काल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां भी बनाई गई। गुप्त काल में चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता और बाघ की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। बाघ के चित्र यानी कि बाघ की गुफाओं के चित्र जो है वो मनुष्य के लौकिक जीवन से जुड़े थे, जबकि अजंता की गुफाओं के चित्र जो थे वो अधिकांश धार्मिक विषयों पर आधारित है। चित्र जो है वो सजीव और स्वाभाविक है। दया, प्रेम, चिंता, उल्लास और घृणा जैसी मानवीय भावनाओं को बड़ी सरलता से चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। अधिकांश चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा इसी में पॉइंट स्थापत्य अथवा वास्तुकला। कुछ विद्वान वास्तुकला के क्षेत्र में हुई उन्नति के आधार पर भी इस युग को स्वर्ण काल का नाम देते हैं।
इस काल में अनेक मंदिर, मठ, विहार बनाए गए थे। विशेषकर इस युग के कुछ वैष्णव व शिव मंदिर, बौद्ध मठ और गुफाएं उल्लेखनीय है, यानी कि प्रसिद्ध है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। गुप्तकालीन भारत में विज्ञान की अनेक शाखाओं, चिकित्सा, गणित और खगोल आदि का विकास हुआ। इन विषयों पर अनेक वैज्ञानिक ग्रंथों की रचना हुई। आर्यभट्ट जो है वो इस काल का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। इनके द्वारा लिखित आर्यभट्टीय नामक वैज्ञानिक ग्रंथ में इन्होंने अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित जैसी गणित की शाखाओं का विवेचन किया है। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया है। आर्यभट्ट के अतिरिक्त भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त और व्राहमीर इस युग के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी इस काल में अधिक प्रगति हुई है। इस क्षेत्र में चरक तथा सुश्रुत ने अपनी संहिताएं लिखी। नवनीतक नामक ग्रंथ में अनेक रोगों के उपचार की जानकारी मिलती है और इस काल में पशु चिकित्सा पर लिखे गए ग्रंथ भी मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का प्रतापी राजा था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए उसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। उसके काल में गुप्त साम्राज्य अपनी उन्नति की महान चोटी पर पहुंचा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को मजबूत एवं शक्तिशाली बनाने के लिए शक्तिशाली राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम में मालवा और गुजरात पर अधिकार कायम कर लिया था। उसने शकों को पराजित किया और शकारी की उपाधि धारण की। उसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप एक लौह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक किसी शासक का वर्णन किया गया है और इस चंद्र को चंद्रगुप्त ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हुण कौन थे। गुप्त काल में हुणों के आक्रमण का वर्णन करें। हुण जो थे मध्य एशिया की बर्बर जाति के लोग थे और इस जाति के लोग बहुत ही निर्दयी होते थे। गुप्त काल में स्कंदगुप्त के शासन काल में हुणों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। हुणों को बुरी तरह पराजय का मुंह देखना पड़ा। भारत से हारकर हुण बहुत निराश हुए और जब तक स्कंदगुप्त जीवित रहा हुण भारत में अपने पैर नहीं जमा सके। लगभग 50 वर्ष बाद शक्ति एकत्रित करके हुण जो थे वो भारत पर फिर से आक्रमण करने लगे। हुणों को बार बार आक्रमण करने के कारण यानी कि हुणों के बार बार आक्रमण करने के कारण जो गुप्त साम्राज्य है उसको अधिक आर्थिक हानि हुई, जो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बनी। गुप्त साम्राज्य के पतन के कोई 4 मुख्य कारण बताने हैं। तो पहला है हुणों का आक्रमण, साम्राज्य का विशाल यानी कि बड़ा होना, आंतरिक झगड़े और निर्बल उत्तराधिकारी। अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी कि अति लघु प्रश्न उत्तर। गुप्त वंश का शासक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक ने महाराज की उपाधि धारण की थी? सबसे पहले किसने की थी? श्रीगुप्त ने। व्राहमिहिर का संबंध किससे है? वो एक महान वैज्ञानिक था। भारतीय नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा है? वीए स्मिथ ने। 100 युद्धों का विजेता कौन था? समुद्रगुप्त। किस शासक ने हुणों के आक्रमण को रोका था? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 467 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विक्रमादित्य का अर्थ क्या है? शूरवीरता का सूर्य। गुप्त वंश का प्रारंभ किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और कब किया? 320 ईस्वी में। गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी यानी कि रजत की मुद्राओं को प्रचलित किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। सिंह विक्रम की उपाधि किस शासक ने धारण की?
चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और सिंह चंद्र की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये भी चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही आया था। शक कौन थे? शक मध्य एशिया में रहने वाले स्कीथी लोगों की एक जाति थी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। दक्षिणी भारत विजय अभियान में किस शासक ने 12 शासकों को एक साथ हराया था? समुद्रगुप्त ने। प्रयागराज स्थित स्तंभ लेख में सैकड़ों युद्धों में भाग लेने में दक्ष कहकर किसकी प्रशंसा की गई है? समुद्रगुप्त की। कौन से गुप्त शासक को कोई भी युद्ध नहीं लड़ना पड़ा? कुमारगुप्त को। भारतीय इतिहास में गुप्त वंश का समय किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से। चंद्रगुप्त प्रथम के पिता का नाम क्या था? घटोत्कच। समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी। और विक्रमांक देवराज गुप्त वंश के किस शासक को कहा जाता है? चंद्रगुप्त को। नेक्स्ट हमारा कि हुन जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे मध्य एशिया के। फाहियान कहाँ का रहने वाला था? चीन का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल क्या था? 380 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। कुमारगुप्त की माता का नाम क्या था? तो इसकी माता का नाम था पट्ट महादेवी ध्रुव देवी, और पिता का नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किस गुप्त शासक की तुलना धर्मराज युधिष्ठिर से की गई है? स्कंदगुप्त की। फाहियान ने भारत के संबंध में कौन सा ग्रंथ लिखा? फोकुओ की। शकों को उनकी मातृभूमि मध्य एशिया से किसने भगा दिया था? तो पश्चिमी चीन की यूची जाति ने उनको भगा दिया था। किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किस उद्देश्य से किया था? चक्रवर्ती सम्राट बनने के उद्देश्य से। समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को किस स्थान पर हराया था? कौशाम्बी नामक स्थान पर। किस राजा की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था? तो ये था स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त को दक्षिणी भारत विजय में कितनी दूरी जो थी वो जंगलों से होकर तय करनी पड़ी थी? 4800 किलोमीटर की दूरी। गाजीपुर जिले के भीतरी नामक गांव में विष्णु स्तंभ जो था वो किसने बनवाया था? तो गोविंद गुप्त ने। गुप्त काल के प्रसिद्ध 2 शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए। तो नालंदा व उदयगिरी। नेक्स्ट है, नवनीतक नामक ग्रंथ से क्या जानकारी मिलती है? अनेक रोगों के उपचार की। गुप्त काल में चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त हुए अजंता और बाग की गुफाओं से।